गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। यस्टरडे हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आपको एमपी थ्योरी सजेस्ट की थी फॉर द 4 ईयर्स, 4 साल के बेस के हिसाब से और थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप इस हिसाब से जाइए। अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे एमकॉम का ही सेमेस्टर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में 2021 एंड 2020 यानी 2 साल के जो आपके पेपर हैं उसमें कैपिटल बजटिंग का जो सम है वो 20 मार्क्स में पूछा गया है, कैपिटल बजटिंग 1 का। तो आज हम वो दोनों ही पेपर के यानी 20 और 21 दोनों ही पेपर में कैपिटल बजटिंग के जो सम है उसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट डोंट टेक कैपिटल बजटिंग लाइटली बिकॉज 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कोई मामूली बात नहीं है। ओके, और मैं लिखूंगी इंग्लिश में बट साथ साथ मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो, और गुजराती मीडियम में इस पर्टिकुलर चीज़ों को क्या कहते हैं वो भी मैं बोलती जाऊंगी गुजराती में, दैट थिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जुलाई 2021 आपका 50 मार्क्स का पेपर, आपके टोटल सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 सेक्शन कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चन 5 एमसीक्यू है जो कंपलसरी है। फर्स्ट सेक्शन में जो आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं उसमें एक क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आपका कैपिटल बजटिंग 1 रहेगा जिसके मार्क्स है 20, और वो दोनों ही साल में यानी 21 में तो है ही और साथ साथ 2020 में भी, ये रहा 2020 का पेपर, ये रहा, और उसमें भी आपका 20 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, कैपिटल बजटिंग को लाइटली ना लें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। मैंने टेबल बना के रखा है ताकि टाइम थोड़ा कम जाए। 5 साल है, फटाफट मैं पढ़ लेती हूँ। विवांश लिमिटेड है, उसका इन्वेस्टमेंट 12 लाख का है और एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, यानी कि जो आपकी इनकम है दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, यानी ये जो आपकी अर्निंग है, आपका जो नफो है, એ નફો ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કર્યા પછીનો અને ટેક્સ પહેલાનો છે, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। ओके, और वो जो भी अमाउंट है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो इट्स 6 लाख, 4 लाख, देन 4 लाख अगेन थर्ड ईयर, ओके, फोर्थ ईयर में भी 4 लाख और लास्ट में आपका 3 लाख। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन में भी टेकन एट 20% ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि आपको जो डेप्रिसिएशन है वो 20% है ओरिजिनल कॉस्ट पे, टैक्सेशन 50% है। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। चारों मेथड है, पे बैक, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हम चारों की चारों मेथड करेंगे। नीचे जो ये टेबल दिया है दैट इज अ 10% डिस्काउंट रेट से आपका डिस्काउंटेड फैक्टर है जिसकी वैल्यू आपके सम में दी गई होगी। लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन माइनस ऑलरेडी है, टैक्स माइनस नहीं किया हुआ है, सो हियर हम टैक्स माइनस करके लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स की अमाउंट कितनी है तो टैक्स की परसेंटेज है 50%। सो एट द रेट ऑफ 50% आपका टैक्स अगर इसमें से माइनस करें, 50% हो तो आपको आधा कर देना है 50%। तो ये जितनी भी अमाउंट है इन सबको अगर मैं आधी करूं तो 6 के 3 लाख, 3 बार 4 लाख है तो मैं 3 बार 2 लाख लिख ही दे रही हूँ। ओके, एंड द लास्ट वन इज 3 लाख जिसमें मैं लिखूंगी 1,50,000। डन, ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद की हमारी कॉलम आनी चाहिए पीईटी प्लस टी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करना है। अल्टीमेटली हमें ये चाहिए, ये वाली कॉलम हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा उसके बाद हम उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे मिलेगा? टैक्स माइनस करने के बाद। लेकिन टैक्स कब माइनस होता है? जब डेप्रिसिएशन माइनस किया हो। तो इससे आगे भी एक कॉलम हो सकती है। अगर डेप्रिसिएशन माइनस की हुई ये रकम नहीं होती तो हम पहले डेप्रिसिएशन ढूंढते, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते, फिर टैक्स माइनस करते और फिर हम डेप्रिसिएशन वापस ऐड करते। ऐसा सम अभी करवाती हूँ। चलिए, आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है। डेप्रिसिएशन के लिए उसने बहुत सिंपल सा करा है कि आपको 20% ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ले लेना है। नाउ व्हाट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट कितने का था। आपका प्रोजेक्ट 12 लाख का है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपका जो 12 लाख का प्रोजेक्ट है उसका 20% आपको ले लेना है, तो दैट विल बी 2,40,000। ये हुआ आपका डेप्रिसिएशन। ओके, वो हमें ऐड करना है। तो मैं ऊपर ब्रैकेट में 2,40,000 लिख दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट कहाँ से आई, तो ये सब इसमें ऐड हो गया है। सो इट विल बी 5,40,000, 4,40,000, अगेन 4,40,000,
अगेन 4,40,000, मैं 240 ऐड करती हुई जा रही हूँ और यहाँ पर आएगा 3,90,000। डन। चलिए डिस्काउंटेड फैक्टर 10% के हिसाब से ये है आपका डिस्काउंटेड फैक्टर 10%। नीचे जो 5 और 5 कॉलम में अमाउंट है डिस्काउंटेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 0.909 वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। दिस इज योर 10%। ओके 0.826 751 683 621। प्रेजेंट वैल्यू के इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा रखिए, याद रखिए पीईटी प्लस डी विच इज ऑल्सो कॉल्ड CIF, कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन योर आंसर इज 4,90,860, 3,63,440, 3,30,440 again, 3,05,20 and 2,42,190. This is your present value. कॉलम किसकी टोटल करनी है? तो हमेशा पहले PAT की करनी है और उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू की करनी है। ओके इन दो कॉलम का टोटल करना है ना। एक कॉलम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, अगर पे बैक पीरियड मेथड पूछी है तो हमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ढूंढना पड़ेगा। पूछी है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे होते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट सम्स में समझाया आपको। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो के लिए आपका जो CIF है ये वाली कॉलम, उसको क्यूमुलेटिव यानी ऐड करते हुए जाना है जिगजैग में। 540 फर्स्ट एज इट इज, ओके सेकेंड 540 में 440 ऐड कर दीजिए 9,80,000, 9,80,000 में वापस 440 ऐड करिए 14,20,000, उसमें वापस 440 ऐड करिए 18,60,000 और 18,60,000 में 3,90,000 ऐड करिए विच इज 22,50,000। डन। ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जिगजैग। ओके चलिए अब हम इसका और इसका टोटल लिख देते हैं। PAT का टोटल है आपका 10,50,000 और आपका प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है 17,27,450। डन। अब हम 1 बाय 1 सारी मेथड करते हैं। हमारी पहली मेथड का नाम है पे बैक पीरियड। कितना टाइम लगेगा हमें हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में? हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? 12 लाख। 12 लाख पहले साल 540 कमाते हैं, दूसरे साल 980 कमाते हैं, यानी 2 साल हमें काम करना पड़ेगा। तीसरे साल 14,20,000 बढ़ जाते हैं, 980 हम कमा चुके हैं, यानी कि फॉर द पे बैक पीरियड 2 years यू हैव टू वर्क, 2 साल आपको काम करना पड़ेगा। एंड 980 कमा चुके हैं, 12 लाख कमाने हैं। इसका मतलब ये होता है 12 लाख माइनस 9,80,000। ओके सो 12 लाख में से 9,80,000 अगर हम बात करते हैं माइनस करते हैं तो योर आंसर इज 2,20,000। अभी भी हमारा कमाना बाकी है जो हम कमाएंगे तीसरे साल। तीसरे साल हम प्रॉफिट कितना कमाते हैं? तीसरे साल हम प्रॉफिट कमाते हैं 4,40,000, तो हम डिवाइड करेंगे 4,40,000 से। सो योर आंसर इज 2 years and 220 divided by 440 and that is 0.5. सो इट्स 2.5 years। मंथ में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, यू विल गेट फुल मार्क्स। दिस इज योर फर्स्ट मेथड पे बैक पीरियड। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। चलिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, मैंने यहाँ गलती से ओरिजिनल लिख रही थी तो मैं दोनों ही समझा देती हूँ। अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट पूछा हो तो नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पूछा है देन यू हैव टू डिवाइड इट विद द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आप 12 लाख लिखेंगे, लेकिन अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखा है तो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढेंगे? तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 10,50,000, राइट। तो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 5। चलिए सो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो उस हिसाब से हमारा जो एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा विच इज़ 2,10,000। ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख,
इन्वेस्टमेंट को हमेशा 2 से डिवाइड करें टू फाइंड आउट एवरेज इन्वेस्टमेंट, नॉट द 5, क्योंकि प्रॉफिट 5 साल कमाते हैं आप, इसलिए एवरेज 5 डिवाइड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 साल नहीं कमाए, इन्वेस्टमेंट एक ही बार होता है, तो वो आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के क्राइटेरिया से डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं, यानी 6 लाख। तो अगर मैं फॉर्मूला इसमें अमाउंट डालूँ, सो योर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 2,10,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख into 100. रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है, सो योर आंसर मस्ट बी इन परसेंटेज 35%. दिस इज अवर सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड हो गई रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट. हमारी थर्ड मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो अवर थर्ड मेथड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी कहते हैं, राइट. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो ये आपका डिस्काउंटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आई उसका टोटल यानी 17,27,450, जिसमें से आपको इन्वेस्टमेंट माइनस करना है जो 12 लाख का है. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट 12 लाख माइनस करते हैं तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 5,27,450 विच इज़ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में है. ठीक है. PI सेम चीज़ पर डिवाइड, यानी 17,27,450 डिवाइडेड बाई 12 लाख. तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं देन योर आंसर इज 1.44 which is also in positives way. तो दिस इज योर NPV, दिस इज योर PI. पेबैक पीरियड 2.5 साल था हमारा और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 35% था. दिस इज व्हाट, दिस इज योर सम नंबर फ्रॉम द जुलाई 2020 मैनेजमेंट अकाउंटों का सम था हमारा, ये वाला फर्स्ट नंबर विवांश वाला, राइट. दिस इज विवांश. चलो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जुलाई 2021 के बाद सितंबर 2020 का सम जो 20 मार्क्स का है. अगेन खुशी लिमिटेड, जिसमें 2 प्रपोजल है, प्रपोजल A एंड B. इन्वेस्टमेंट 8 लाख का है जिसमें स्क्रैप वैल्यू 80,000 है. ये सम थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि 20 मार्क्स को जस्टिफाई करता है. यस, 80,000 स्क्रैप वैल्यू है. जब भी आपके सम में स्क्रैप वैल्यू यानी कि भंगार कीमत हो तो सम करने का तरीका चेंज हो जाता है. गुजराती मीडियम के जो बच्चे हैं वो TY BCom 6 का कैपिटल बजटिंग का मेरा वीडियो देखिए जिसमें इस तरह का स्क्रैप वैल्यू का सम करवाया हुआ है. TY BCom की प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें कैपिटल बजटिंग का वीडियो है, वीडियो नंबर 3 होगा. ओके. चलिए, प्रपोजल A एंड प्रपोजल B दोनों है, मैं दोनों ही करवाती हूँ. कंपनी प्रपोजल A जो है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स रेट इज 50%. डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है, टैक्स आधा है. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रपोजल A इज 15% एंड प्रपोजल B इज 10%. प्रपोजल A का 15% है जबकि प्रपोजल B 10% है. बट हियर यू कैन सी दैट कि पहले 10% है और फिर 15% है. 15% A का है और 10% B का है, यानी इस तरह से दिया हुआ है B और A. जनरली हमें आदत होती है A और B के हिसाब से करने की, बट दिस इज़ द वे कि वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करें. प्रपोजल है, हम आदत क्या करेंगे, प्रपोजल में ये ले लेंगे, प्रपोजल B में ये ले लेंगे, A और B कर लेंगे और हमारा पूरा सम गलत होगा. नहीं, प्रपोजल A इज हैविंग 15 एंड प्रपोजल B इज हैविंग 10%. You are required to guide management about which project should be accepted using net present value and profitability index. सिर्फ 2 ही मेथड करनी है, net present value and profitability index. सिर्फ 2 इसलिए पूछी हुई है क्योंकि सम का लेंथ काफ़ी बड़ा है, 2 प्रपोजल, आपको दोनों में ही डिस्काउंटेड फैक्टर है. सो वी हैव अ गुड कैलकुलेशन. लेट्स स्टार्ट. और आपका जो प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दैट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी वो वाली कॉलम ऐड हो जाएगी जो इसमें नहीं थी 2021 में. लेट्स स्टार्ट. ओके, दिस इज योर 5 years. दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, यानी घसारा ने करवेरा पहलानो नफो विच इज ऑलरेडी गिवन है ना. ये आपको जो प्रॉफिट दिया है दैट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है. मैंने लिखा हुआ है दिस इज फॉर ओनली प्रपोजल ए. हमसे प्रपोजल ए कर रहे, सितंबर 2020 का पेपर, नाम है पेपर में खुशी. ओके. चलो, अब बाकी की कॉलम मैंने रेडी कर ली है. बाकी हमें सारी कॉलम बनानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करने से पहले का है, यानी आपको सब माइनस करना है. तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट ढूंढें क्योंकि माइनस करना है. डेप्रिसिएशन के लिए उसने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से लेना है. कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से लेना है, कोई परसेंटेज हमको कुछ दिया हुआ
नहीं है, तो फिर हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन के लिए अगर आपके पास स्क्रैप वैल्यू है, ये 8 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी आपके जो प्रपोजल है उसकी वैल्यू है और 80,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो योर डेप्रिसिएशन फॉर्मूला इज योर इन्वेस्टमेंट इज 8 लाख माइनस योर स्क्रैप वैल्यू इज 80,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, यानी कि अंदाजित भविष्य 5 वर्ष, सो दैट इज 5. दिस इज सिंपल डेप्रिसिएशन. अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला वगैरह भी चाहिए तो आप देखिए वीडियो, उसमें है. सो दिस इज 7,20,000 डिवाइडेड बाय 5 और आपका डेप्रिसिएशन आना चाहिए 1,44,000. दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वी शुड डिडक्ट फ्रॉम दिस. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, यानी क्या किस में से क्या माइनस करेंगे आप? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये उसमें से आप डी माइनस कर देंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन. 1,44,000 अगर मैं माइनस करती हूँ सब में से, तो आपकी अमाउंट आएगी 56,000, 1,76,000, 2,56,000, 3,36,000 एंड द लास्ट वन इज 4,16,000. डन. चलिए, ये तो हमने सिर्फ माइनस किया डेप्रिसिएशन. अब बारी है टैक्स की. अब हमें टैक्स माइनस करना है. टैक्स तो उसने बोला ये 50% एट द रेट ऑफ 50%. कैसे? तो ये जो पीबीटी है, दैट इज पीबीटी, उसमें से आप टी माइनस कर देंगे. सो यू हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. आधा ही कर देंगे क्योंकि 50% है, तो 28,000. ओके, देन 88,000, देन 1,28,000. आप कैलकुलेटर लीजिए और मेरे साथ करते जाइए. 1,68,000 एंड देन 2,08,000. हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसमें वापस हम डी ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें ढूंढना है CIF, कैश इनफ्लो, जो आता है डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद. आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 1,44,000, तो हम सब में 1,44,000 अगर ऐड करते हैं देन इट विल बी 1,72,000, देन 2,32,000, देन 2,72,000, देन 3,12,000. लास्ट ईयर तक आते आते रुक जाने का, क्योंकि आइडियली 2,08,000 में 1,44,000 ऐड करना है और साथ में हमें ऐड करना है SV यानी स्क्रैप वैल्यू. लास्ट PAT प्लस D यानी CIF में स्क्रैप वैल्यू ऐड करना है. ओके, सो द लास्ट में जिसमें आपको स्क्रैप वैल्यू ऐड करनी है, तो देखो मैंने यहाँ नीचे करा 2,08,000 प्लस 1,44,000 दैट इज योर डेप्रिसिएशन, और उसमें आप ऐड करेंगे 80,000 विच इज़ योर स्क्रैप वैल्यू. सो योर टोटल इज 4,32,000. ये 4,32,000 आप PAT प्लस D यानी कैश इनफ्लो के कॉलम में लिखेंगे. फिर डिस्काउंटेड फैक्टर 15% है प्रोजेक्ट ए का. मैंने अभी आपको समझाया कि प्रोजेक्ट बी का 10% है और प्रोजेक्ट ए का 15%. तो 15% की जो वैल्यू है 0.870756 वो मैंने यहाँ लिख दी है. तो सीधा अब हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम ये कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम कॉलम के नाम दे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 5 इंटू 6. ठीक है, चलिए 5 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है 1,49,640, सेकेंड का 1,75,392 प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू का हमें टोटल करना ही होता है, सो आई एम डायरेक्टली राइट डाउन 8,97,176. 8,97,176. दिस इज द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. और किसी के टोटल की हमें अभी हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने हमसे सिर्फ दो ही चीज़ें कही कि फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड PI. सो लेट्स फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड PI. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF माइनस कैश इनफ्लो, यानी कि कैश इनफ्लो में से आपको इन्वेस्टमेंट माइनस करना है. व्हाट इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? 8,97,176. 8,97,176. उसमें से हमें इन्वेस्टमेंट माइनस करना है विच इज 8 लाख. हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. सो योर अगेन योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इन प्लस पॉजिटिव है हमारी 97,176. दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल A, है ना. और PI के लिए हम अब मैं वापस फॉर्मूला इसको इससे डिवाइड करना है. तो 8,97,176 डिवाइडेड बाई 8 लाख अगर हम डिवाइड करते हैं देन इन केस आवर PI is 1.12. So 1.12 is our PI. So this is the answer of project A. अब हम करेंगे प्रोजेक्ट B यानी कि प्रपोजल B. प्रपोजल B के लिए हमें अमाउंट चेंज हो जाएगी. इसी तरह का प्रॉफिट है, अमाउंट चेंज हो जाएगी. और याद रखना है कि प्रपोजल जो B है वो 10% डिस्काउंटेड फैक्टर से काम करता है, यानी ऊपर वाले से. लेट्स स्टार्ट. फिर हम कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे
कि कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए. सो दिस इज योर प्रपोजल बी. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एज इट इज़ है. इसी तरह के कॉलम बनेंगे. सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. जिसको सर्कल करती हूँ उसको हम नेक्स्ट कॉलम में माइनस कर देते हैं. डेप्रिसिएशन कितना, तो वही है 8 लाख है. 80,000 आपका स्क्रैप वैल्यू है, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा जैसा प्रपोजल ए में है 1,44,000. मैं 1,44,000 हर एक ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करती हूँ. देन हियर इट विल बी 2,56,000, देन 2,16,000. अब उसमें हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स, यानी हम आधा कर देंगे. 1,28,000. 50% टैक्स का मतलब है आप माइनस ना करें, सीधा हाफ कर दें. 1,08,000, 8,000. अब PAT प्लस डी. अब हम डेप्रिसिएशन वापस ऐड करते हैं. डेप्रिसिएशन कितना, 1,44,000. इसी में हम डेप्रिसिएशन ऐड करते जाते हैं. लास्ट ईयर में रुक जाने का है, हम पोज लेंगे. 272, 2,52,000. लास्ट ईयर आपका 8,000 है. 8,000 में आप 1,44,000 डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और उसके अंदर आप स्क्रैप वैल्यू भी ऐड करेंगे, यानी 144 प्लस 8,000 तो 152,000. 152,000 में हम 80,000 ऐड करते हैं. देन वी हैव 2,32,000. प्रेजेंट वैल्यू यानी डिस्काउंटेड फैक्टर DF 10% है, जिसकी वैल्यू मैंने सब में से ही लिख दी है. अब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 272.909 तो 2,47,248, देन 2,08,152. चलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन करके लिख ही दिया है. कॉलम नंबर दिस टू मल्टीप्लाई विद दिस. कॉलम का अगर हम टाइटल ले तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड दिस इज 5 into 6. इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके मैंने अमाउंट लिखी और टोटल करा हुआ है. कैलकुलेटर लीजिए, मेरे साथ काम करिए. ओके चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF माइनस इन्वेस्टमेंट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, 8,75,928. एंड व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, 8 लाख है ना. इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम ही है, तभी तो कंपेयर करना है. 75,928 विच इज इन पॉजिटिव प्लस. आपका PI क्या है, तो PI का जो फॉर्मूला है वो जो आप माइनस करते हैं उसी को डिवाइड करना है. सो 8,75,928 डिवाइडेड बाय 8 लाख. तो डिवाइडेड बाय अगर हम 8 लाख करते हैं देन योर PI इज 1.095. दिस इज द प्रपोजल बी. प्रपोजल बी का आंसर ये है. और प्रपोजल ए जो था हमारा, जिसे हमने कैलकुलेट किया था, उसका आंसर है 97, नहीं दिख रहा है, 97,176 फॉर द प्रपोजल ए. और PI है 1.12. मैं यही लिख देती हूँ. और इसका है 75,928. दिस इज़ फॉर प्रपोजल बी. दिस इज़ A एंड दिस इज़ B. और इसका है गलती होती है ना तो अच्छा नहीं लगता यार, 1.095. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं 1.095, अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों ही प्रपोजल को, तो प्रपोजल ए की पॉजिटिव वैल्यू 97,000 है, जो प्रपोजल बी से कहीं ज़्यादा है. देन सेलेक्ट दिस. प्रपोजल ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रपोजल बी के ये 1.12 है, 1.095. सो आइदर इट इज़ 1.10. ओके तो ये ज़्यादा है. इसका मतलब कि दोनों ही केस में, NP और PI दोनों ही केस में, प्रपोजल ए इज़ बेटर देन प्रपोजल बी. तो आपको नीचे ये लिखना पड़ेगा that management should select or should accept proposal A. Why? Because the net present value of proposal A is more than the proposal B, and also PI is more than proposal A's PI is more than proposal B. तो ये आपको लास्ट में 2 सेंटेंस लिखने ही पड़ेंगे. and then you will get 20 marks. आपका सम पूरा अगर करेक्ट है, so no one stop you to getting 50 marks. फॉर दिस 20 मार्क्स. ओके चलिए ये हो गया हमारे दोनों ही सम का सॉल्यूशन. 20 और 2020 और 2021 का. 20 का थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन वाइज, ये रहा, और 21 का आसान था. चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ. बाय स्टूडेंट्स.